नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 की महत्वपूर्ण क्लास 30 क्वेश्चनों की इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के बीच में आ चुकी है। पेपर आपका 2-3 जो 4 जुलाई को होना है उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मैथ और हिंदी की क्लासेज जो है गजब एकेडमी पर चलाई जा रही हैं। आप जो है वहाँ पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो 30 क्वेश्चन हैं इनमें से आप कितने हल कर पाते हो। साथ ही साथ हल करने की कोशिश करिए, अच्छा रिवीजन होगा। इतने दिन से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो रिवीजन अच्छा खासा हो गया होगा आप लोगों का। तो अपने आप को जरा चेक करिए कि कितने क्वेश्चन इसमें से हैंडल हो रहे हैं आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का यहाँ पर सत्तावादी होगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग जरा। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के जो है प्रतिपादन का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को ही जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर जो है वो बाल केंद्रित होता है। वो कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित होता है क्या, शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर जो होता है बाल केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चरित्र का विकास कैसे होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा कि बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि चरित्र का भी विकास आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा होगा। आप कैसा बर्ताव और व्यवहार करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। आपके अंदर नैतिकता का गुण है कि नहीं है वो भी देखा जाएगा। तो ये सभी जो हैं चरित्र का विकास करने के लिए सहायक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम का स्तर कौन नहीं है, विभेदीकरण स्तर या स्मृति स्तर या चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर। सही जवाब क्या हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर जो है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। यानी शिक्षण का स्तर जो है वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षण वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। अब शिक्षण के 3 स्तर हैं, शिक्षण के 3 स्तर हैं। अब 3 स्तर देखिएगा कौन कौन से हैं। तो 3 स्तर में जैसे स्मृति स्तर हो गया, स्मृति स्तर हो गया, समझ स्तर हो गया और चिंतन स्तर हो गया। चिंतन स्तर हो गया। तो ये 3 स्तर होते हैं। तो इसमें कौन नहीं है, विभेदीकरण स्तर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे या जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल वही प्रश्नों को पूछेंगे या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसकी सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह उपहास का पात्र बन सकता है। या चौथा ऑप्शन है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए खुद उत्साहित होगा। एक तो वो कक्षा में भाग लेने से वैसे ही संकोच कर रहा है, और अगर आप बिना उसकी मर्जी से सवाल जवाब करेंगे तो वो जो आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। तो
सही तरीका ये है कि जब बच्चे का मन हो कि हम कुछ बताएंगे तभी उससे पूछना उचित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का कैसा बर्ताव होना चाहिए? प्रशंसात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए कि निर्देशात्मक होना चाहिए? तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो आदर्श होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक प्रक्रिया आप ये समझ ले ऐसे नॉर्मली कि शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव छात्रों पर, समाज पर, विद्यालय पर, सब पर पड़ता है। तो शिक्षक को आदर्शवादी होना ही चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्यों? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद बालिकाएं बालकों से अल्प संख्या में होती हैं, ये भी उचित नहीं। अतीत में बालिकाओं के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था, ऐसा नहीं है, तो इसके लिए ये अब थोड़ी किया जाएगा। तो आपका जवाब होगा क्या? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या होता था उसको लेकर अगर अब आप प्रताड़ना देंगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। शिक्षा हमको ये नहीं सिखाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या समुदाय के समर्थन पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। यानी अगर जो पाठ पुस्तकें हैं वो ही नहीं अगर अच्छी होंगी, उच्च क्वालिटी की होंगी, तो फिर उसमें अधिगम कैसे होगा बच्चे का? बच्चा फिर सीख नहीं पाएगा और ना ही आप सिखा पाएंगे। तो किताबों का उत्कृष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से संबंधित जो है विद्यार्थी की, अगर जो अधिगम से संबंधित उसको कोई समस्या हो रही है तो सबसे अच्छा उपचार आप क्या करेंगे उसके लिए? कठोर परिश्रम का सुझाव देंगे, या ग्रंथालय में नियमित अध्ययन कराएंगे, या निजी शिक्षा का सुझाव देंगे, या निदानात्मक शिक्षण के लिए प्रेरित करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा उसकी समस्या का समाधान करना, निदान करना। तो निदानात्मक शिक्षण की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी कोई विद्यार्थी अधिगम के समय कहाँ गलती कर रहा है, किस प्रकार की गलतियां कर रहा है तथा वह क्यों गलतियां कर रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना और उसको दूर करना, यही निदानात्मक शिक्षण का मेन कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, किसके लिए? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन करके, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर वो जो है कर सकता है, क्योंकि पुरस्कार एक प्रत्यक्ष प्रेरणा है। ये आप समझ लो, ये जो है प्रत्यक्ष प्रेरणा है। पुरस्कार जो है प्रत्यक्ष प्रेरणा है। होता क्या है, इससे प्रेरित होकर जो है विद्यार्थी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करता है। क्योंकि पुरस्कार की प्राप्ति हेतु जो है खेल के मैदान में भी अच्छा करता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने की कोशिश करता है, क्योंकि पुरस्कार जो है उसको प्रेरित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा किसी अध्यापक का सम्मान नहीं कर रहा है तो डांटना भी नहीं है। परीक्षा में कम अंक देने की तो बात सोच ही नहीं सकते आप।
उसके अभिभावक से बात करेंगे। उसके अभिभावक से बात इस वजह से नहीं करेंगे कि ये हमें सम्मान क्यों नहीं देता है, उसे बात अभिभावक से इसलिए करेंगे क्योंकि ये सम्मान सीख नहीं रहा है। हमें नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें नहीं कर रहा, लेकिन ये किसी को भी नहीं करेगा क्योंकि ये सम्मान को सीख ही नहीं रहा है। तो ये हम किससे संपर्क करेंगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ क्या है? ये मतारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है या अभिव्यक्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगीकरण। क्या हो जाएगा? अंगीकरण। यानी मूल्य से आशय किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था या किसी भी गुण से हो सकता है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है और मूल्यों की व्यक्ति आचरण व्यक्तित्व का विकास होता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, इनमें से सभी। ये सभी लक्षण होने चाहिए शिक्षक के अंदर। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, सोच विचार करने की क्षमता होनी चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, और जिस विषय वस्तु के लिए आप हैं उस विषय वस्तु की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये सभी जरूरी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोरावस्था में कि वयस्का में, प्राक बाल्यावस्था में? नहीं, ये बनते हैं किशोरावस्था में। भाई किशोरावस्था में बच्चा जो है अपने जैसे ही दोस्तों को तैयार करता है, अपने जैसे ही बच्चों से दोस्ती करता है। यानी इस अवस्था के जो बच्चे हैं अपने साथियों एवं मित्रों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? वे किसी समूह के सदस्य होते हैं, जिन समूहों ने उनका संबंध होता है वो लगभग वहीं से उसे प्रभावित होते हैं। तो अपने जैसी एक टोली बनाना ज्यादा पसंद करते हैं किशोरावस्था के बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीक है या जोखिम कार्य करने के लिए कर्म योजना है या मन का चित्र खींचना है या मन के प्रकार का अन्वेषण है? तो मनोचित्रण का संदर्भ जो है, मनोचित्रण का जो संदर्भ है उसका सही जवाब हो जाएगा मन के प्रकार का अन्वेषण। मन के प्रकार का अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए, दूसरों के साथ लड़ना चाहिए क्या, अभिव्यक्ति में अपूर्णता होनी चाहिए और कौतूहल होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली होने के लिए अगर आप दूसरों से लड़ना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप प्रतिभाशाली थोड़ी हो गए, आप मूर्ख की कैटेगरी में गिने जाएंगे। प्रतिभाशाली होने का ये लक्षण है ही नहीं। प्रतिभाशाली होने का लक्षण है आपके विचारों में सृजनात्मकता हो, अभिव्यक्ति हो आपके अंदर, जो कि और कौतूहल हो आपके अंदर, जानने की प्रवृत्ति हो आपके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव? 12 वर्ष की बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ये 12 वर्ष के बच्चों में कुल प्रेरक समन्वयों में कठिनाई, वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। अब वह यहाँ मैं उसकी रुचियों में सीमित करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 12 वर्ष का जब बच्चा होगा तो उसके समकक्ष, उसके जो साथ का होगा, उनसे मिलने के लिए, उनसे बोलने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए बच्चे के अंदर बेचैनी होगी। यानी आप ही कह सकते हैं कि जो है
समकक्षी के अनुमोदन के लिए जो है बेचैनी होना संभव है। यह अवस्था किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक और बालिकाएं क्या करते हैं? अपने साथियों और मित्रों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। इसका सही जवाब तो यही लग रहा है, ऑप्शन डी। इसका सही जवाब लग रहा है ऑप्शन डी कि समस्या के प्रति शिक्षकों की जो है निर्दय अभिवृत्ति है। आप इस प्रकार के बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर अगर आप उसकी समस्या नहीं सुन रहे हैं तो आप जो है समस्यात्मक बालकों को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान देगा, यह समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों के उदाहरण देना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है क्या? जीवनावधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों से तुलना करेगा, या फिर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए सामर्थ्यों के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 20 प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए, यह शिक्षक की बात की जा रही, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। क्या ऐसा है? या परीक्षा परिणामों में उन्नति होती है, या यह बच्चों को अभिप्रेरित करने का सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों का जो व्यवहार होता है उसको समझने में शिक्षक की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थी को क्या दंड देना है? बिल्कुल दंड आप दे ही नहीं सकते हैं। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। तो आप फिर क्या कर रहे हैं? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। इसकी उपेक्षा आप कर नहीं सकते। अभिभावक पर आप थोड़ी छोड़ेंगे, शिक्षक आप हैं, कक्षा में पढ़ा आप रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके अवांछित व्यवहार हैं उनको ढूंढें, पता लगाएं और उनका निवारण करें, उनका उपचार करें। ये है जवाब इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे? धन्यवाद ही देंगे, यही कर सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, जब विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या व्यक्तित्व असफल है? इसमें शिक्षक ही असफल माना जाएगा। शिक्षक ही असफल माना जाएगा।
ये आप समझ लें कि शिक्षण पद्धति जो है ये वह विद्यालय प्रशासन की असफलता, यानी आप ये समझ लें कि शिक्षक की भी असफलता है, विद्यालय प्रबंधन की असफलता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में विषय वस्तु शिक्षण विधि सीखने के लिए पाठ्यचर्या बहुत जरूरी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारी। तो सही जवाब होगा सहभागिता। सहभागिता यानी जो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। क्या? सहभागिता जो है बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जो है सहभागिता प्रदान करने के लिए विद्यार्थी में सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न होती है। विद्यार्थी में सीखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है, तो सहभागिता बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे? उसे गैर अनुशासित समझकर डांटेंगे? और चौथा क्या है? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सही जवाब यही लग रहा है कि कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि इस समय हम कुछ टॉपिक दूसरा पढ़ा रहे हैं और ये जो टॉपिक चल रहा है ये कोई दूसरा है। आप जो है जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी दूसरे टॉपिक का है, तो इसमें आपके क्वेश्चन की वजह से इतने सारे बच्चों का नुकसान ना हो, समय की बर्बादी ना हो। ऐसा नहीं कि हम आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे लेकिन क्लास के बाद। तो ये उचित ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। 26, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। क्यों? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अध्ययन को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। हमें तो सब सही लग रहे हैं। नीचे क्या है? नीचे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता देगा, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता देगा, यानी बुनियादी स्तर पर अगर मातृभाषा में आप बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो माहौल में रहकर, अपने आस पड़ोस में रहकर, परिवार में रहकर वो नेचुरल तरीके से ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 27, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो भैया बड़े और छोटे में क्या? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लेखन में स्पष्टता। आप जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है और अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि श्याम पट पर लिखते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। तो श्याम पट पर लिखते समय शिक्षक को अपनी लेखनी में स्पष्टता लाने की आवश्यकता होती है। 28, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे या उसे दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो आप क्या करेंगे? आपका दायित्व बनता है कि आप कारण उससे पूछें कि बच्चा लेट क्यों हुए, रोज लेट हो रहे हो या आज ही लेट हुए हो। ये कारण शिक्षक को ही पूछना चाहिए। दंड देना बिल्कुल गलत है। ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो कि उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सही मायने में आप शिक्षक है ही नहीं। और उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। बच्चा लेट आपके पास पहुंच रहा है ना, तो आप उसका कारण जानिए, उसका निवारण करिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सस्वर अधिगम द्वारा। यानी विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए
सस्वर अधिगम अपनाना पड़ेगा, अच्छी वाणी का प्रयोग और सरल तरीके से समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। परीक्षा के लिए तैयार करना ये तो बिल्कुल ही गलत होता है, कहीं भी मिल जाए तुरंत उड़ा दो, इसको काट दो। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बच्चा जब पूरी तरीके से व्यवहारिक जीवन में आ जाएगा, और अच्छे व्यवहारिक जीवन का मतलब होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सवाल पूछ सकता है, जान सकता है। खुले विचारों का बच्चा जो होगा वही व्यवहारिक जीवन में आगे कुछ कर पाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्लास ये कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। गजब एकेडमी पर मैथ की और सीडीपी की और हिंदी की क्लासेज पेपर 1 पेपर 2 के लिए चलाई जा रही हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सभी करा दिए गए हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन थे उन सभी की क्लासें हो चुकी हैं, और अभी भी 3 जुलाई तक ये क्लासें रेगुलर रहेंगी। उसके बाद सीटेट की क्लासें चालू हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी अच्छी करते रहिए। नमस्कार।